Good afternoon. Today we are going to start a new update. इसमें मैं आपको मंथ वाइज सारे इवेंट्स जो इम्पोर्टेंट है उनके अपडेट्स दूंगी. आपके साथ एक पीडीएफ भी शेयर करूंगी. मैं थोड़ा ये 30-35 मिनट्स का इवेंट रहेगा. इसमें हम एनालिसिस करेंगे. बाद में आप पीडीएफ को देख करके अपनी सारी इंफॉर्मेशन को अपडेट कर लें. इसके साथ अब मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ पीडीएफ का. आज हमारा पहला इवेंट है महात्मा गांधी के बारे में. महात्मा गांधी जो फादर ऑफ द नेशन थे, ये न्यूज में अभी इसलिए हैं क्योंकि यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड, उन्होंने ऐसा डिसाइड किया है दैट टू ऑनर एशियंस, ब्लैक्स एंड अदर एथनिक कम्युनिटी, उसमें वो गांधी जी को चूज करेंगे अपने कॉइन्स पर एम्बॉस करने के लिए. ये काम कौन कर रहा है? उनकी रॉयल मिंट एडवाइजरी कमेटी का ये सजेशन है. ब्लैक, एशियन एंड अदर माइनॉरिटी एथनिक कम्युनिटीज यानी कि बैमी, उनके लोगों को वो ऑनर करेंगे. गांधी जी के साथ साथ ऐसा डिसाइड किया गया है कि देयर आर 2 अदर इंडियंस, जिसमें से फर्स्ट है नूर इनायत खान जो पहले स्पाई थे ब्रिटिश इंडिया में, और एक खुदादत खान जो पहले सोल्जर थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में. इन दोनों को भी हम मिंट जो है इनके नाम के कॉइन्स एम्बॉस करके पब्लिश करेगी. गांधी जी के बारे में आपको ये बताना जरूरी है दैट इन 1930 ही फीचर्ड इन द टाइम्स मैगजीन, और उसके बाद 2011 में इनको कहा जाता है कि ही इज वन ऑफ द टॉप 25 पॉलिटिशियंस हु मेड अ चेंज इन द वर्ल्ड. He did not receive the Nobel Peace Prize, जबकि इनको नॉमिनेट किया गया 5 बार between 1937 and 1948. इनकी बुक्स जो है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ के साथ साथ और भी है पाथवे टू गॉड, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम और हिंद स्वराज. गांधी जी के बारे में ये भी आपको बताना ज्यादा जरूरी है कि उन्हीं के साथ साथ और लोग जो कि इन ब्रिटिश करेंसी में जिनकी आप उल्लेख पाएंगे वो है ऑथर जेन ऑस्टन 2017 में, 2004 में सर रॉजर बैनिस्टर, 2009 में चार्ल्स डार्विन, डायना प्रिंसेस ऑफ वेल 1981 में, क्वीन एलिजाबेथ द 2008 में और किंग हेनरी द 8 2009 में. ये 5 पाउंड कॉइन पर इनका हेड आपको देखने को मिलता है. नेक्स्ट हम आते हैं एक और हमारे जो कि फ्रीडम फाइटर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको कि मोदी जी ने ऑनर किया उनकी 100th डेथ एनिवर्सरी पर. इनका बर्थडे 1 अगस्त 1920 को हुआ था और इनकी डेथ 1 अगस्त 1920 को हुई थी, और मोदी जी ने इनकी 100th डेथ एनिवर्सरी पर इनको ऑनर किया. इनको लोकमान्य कहा जाता था, मीनिंग द बिलव्ड लीडर. ये 1907 में सूरत स्प्लिट में जब मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बना तो ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के सदस्य थे. ये पहले वो नेशनल लीडर हैं जिन्होंने कहा कि हमारे यहाँ लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स का फॉर्मेशन होना चाहिए. इसके साथ साथ इनके बारे में ये भी बताया जाना जरूरी है कि इन्होंने लिखा था केसरी न्यूज़पेपर इन मराठी और द मराठा इंग्लिश में लिखा था. इन्होंने एक कॉर्पस फंड बनाया था विच इज नोन एज द पैसा फंड. ये बाल पाल लाल के ग्रुप के हिस्सेदार थे और इन्होंने 1916 में होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट किया और फिर इसी को एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में स्टार्ट किया. ये मोहम्मद अली जिन्ना के साथ इन्होंने 1916 में लखनऊ पैक्ट को सक्सेसफुली कंक्लूड किया और नेहरू जी इन्हें फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहते थे और महात्मा गांधी इनको द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया का खिताब दिया गया था. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट इवेंट पर, जिसमें 75 इयर्स ऑफ एटॉमिक बॉम्बिंग जापान में हुई और हिरोशिमा और नागासाकी ऐसी 2 वहां की सिटीज हैं जिसपे की बॉम्ब डाला गया. बॉम्ब जो हिरोशिमा में डाला गया उसको कहते हैं द लिटिल बॉय, और जो नागासाकी पे डाला गया उनको कहते हैं फैट मैन. जो इस बॉम्बिंग को सर्वाइव किए उनको हम कहते हैं हिबाकुशु. जो हिरोशिमा में बॉम्ब गिरा वो था यूरेनियम 235, the only fissile natural isotope of uranium.
ये एक्सप्लोजन करीब करीब 16 किलो टन के बराबर का था। Around 140 lakh people died in the Hiroshima bombing. About 70,000 people died in the Nagasaki bombing. और इसमें जो आपका यूरेनियम 235 यूज हुआ था, इसकी जो इक्विवेलेंट थी वो 21 किलो टन ऑफ TNT के बराबर थी। More than 40% of the city was destroyed during this time. ये पहला न्यूक्लियर वेपन है जो कि गिराया गया आफ्टर Japan was given the deadline of withdrawing its troops on the 28th of July 1945. The failure to do so invited the dropping of these two bombs on the city of Hiroshima on 6th August 1945 and Nagasaki on 9th August 1945. क्योंकि ये 75 years इसके पूरे हुए, इस वजह से इसको हमने अपने एनालिसिस ऑफ इवेंट में इस बात को हमने लिया है। अब हम आ जाते हैं इंटरनेशनल इवेंट्स पे। इंटरनेशनल इवेंट्स पे सबसे पहले हम स्टैंड ऑफ ले रहे हैं बिटवीन टर्की एंड ग्रीस। टर्की एंड ग्रीस दोनों ही नेटो के मेंबर्स हैं और इन दोनों मेंबर्स में इस समय एक फ्यूड जेनरेट हो गया है रिगार्डिंग शेयरिंग ऑफ द टेरिटोरियल वाटर्स। दोनों की लड़ाई ईस्ट मेडिटेरेनियन सी में हो रही है, जहां पे कि ग्रीस की जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वाटर्स की, तो एक्चुअली 6 to 12 मीटर्स भी अगर आप बढ़ेंगे आगे तो आप जो है टर्की के वाटर्स में एंटर कर जाते हैं। इस समय यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे हैं जैसे कि नेचुरल गैस, और जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो भी बहुत रिच है। उस पे अपनी कंट्रोल जाहिर करने के लिए ग्रीस आगे आ गया है। उसने टर्की को नेटो से भी और दूसरे जो आसपास के नेबरिंग कंट्रीज हैं उनसे भी अलग करने की कोशिश की है। दोनों की लड़ाई बहुत दिन से चालू है और ग्रीक गवर्नमेंट ने अभी रिफ्यूज कर दिया है वो कू प्लॉटर्स को, जो कि गुलेनिस टेरर ग्रुप यानी कि फेतो के मेंबर्स थे, उनकी एक्सट्रेडिशन 2016 में इन्होंने एक कूप किया था 15 जुलाई को, जिसकी एक्सट्रेडिशन इस समय ग्रीस ने रिफ्यूज कर दी है। उन्होंने जो पुश्चिस इन्वॉल्व थे असैसिनेशन ऑफ टर्किश प्रेसिडेंट के, उनके लिए भी मना कर दिया है कि उनको भी वो अब इस समय हैंड ओवर नहीं करेंगे टर्किश गवर्नमेंट को। दोनों की वाइडनिंग गैप की वजह से ग्रीस ने कोशिश करी है कि वो यूरोपियन यूनियन और यूएस को साथ साथ में रशिया, इजराइल, इजिप्ट और अदर रीजनल एक्टर्स लाइक हफ्तार एंड बशार आजाद रजीम दोनों को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर ले। इनके सम इनिशिएटिव्स जो एंटी टर्की प्रोजेक्ट्स है ईस्ट मेडिटेरेनियन सी में, जैसे कि ईस्ट मेड गैस पाइपलाइन एंड ईस्टर्न मेडिटेरेनियन एनर्जी फोरम, वो यूज कर रहा है टू कंटेन टर्की। ग्रीस ने ऑल्सो इनिशिएट किया है ईस्ट मेडिटेरेनियन गैस फोरम, जिसमें उसने सारी रीजनल कंट्रीज को इंक्लूड किया है एक्सेप्ट टर्की। दूसरा, ग्रीस ने इनवाइट किया है यूएस को अपने सिटी एलेक्जेंड्रोपोलिस में एक मिलिट्री बेस बनाने के लिए, और यूएस ने इस पे रिस्पॉन्ड भी कर दिया है और वहां पे उसने एक मिलिट्री बेस बना भी दिया है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मैसिव ब्लास्ट इन लेबनान, जहां पे कि सारे सिटीजन्स हैव कम आउट ऑन द स्ट्रीट्स, डेमोन्स्ट्रेटर्स हैव एजिटेटेड because there was a huge blast caused by 2,750 tons of ammonium nitrate which was stored unsafely in Lebanon since 2013. लेबनान के सिटीजन्स को लगता है कि ये गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस है और कोविड-19 के चलते एक इकोनॉमी जो ऑलरेडी रिसेशन है में है उसमें 157 पीपल का मर जाना और 5,000 लोगों को अलग तरीके से एक्सीडेंट में बुरी तरह से घायल हो जाना, ये वहां के सिटीजन्स को बहुत मुश्किल हो रहा है एक्सेप्ट करना। ऐसा नहीं है कि ये अमोनियम नाइट्रेट का पहला ब्लास्ट है। अमोनियम नाइट्रेट एक सिंपल सा केमिकल है जिसको हम बहुत हद तक फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं और ये एक इंडस्ट्रियल केमिकल है। हाउएवर जब ये फ्यूल्स के साथ मिक्स हो जाता है तो इसकी एक्सप्लोसिव क्वालिटीज एग्जिबिट होती हैं, या ये अनसेफ कंडीशंस में स्टोर किया जाता है तो भी इसकी बॉम्बिंग की चांसेस होती हैं। अमोनियम नाइट्रेट के बॉम्ब ब्लास्ट पहले कहाँ हुए? टेक्सास में 1947 में हुए, फिर टिमोथी मिकवीग ने ओक्लामा सिटी में 1995 में 168 लोगों को इससे मारा। 2015 में चाइनीज पोर्ट ऑफ तियानजिन में 116 पीपल डाइड
because at a warehouse storing ammonium nitrate there was a sudden explosion. इसके बाद हम आते हैं इजराइल और यूएई की डील को. इस एग्रीमेंट को इब्राहिम अकॉर्ड्स कहा जा रहा है. यूएई हैज बिकम द फर्स्ट गल्फ अरब स्टेट टू टाई अप विद इजराइल. ये जो पीस इनिशिएटिव है ये यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बिहाफ पे दोनों के बीच में ब्रोक किया है. ऐसा कहा जाता है कि ये इनका स्ट्रेटेजिक एजेंडा है मिडिल ईस्ट का, जिसके तहत ये काम किया गया है. अकॉर्ड फॉर्मली साइन होगा वॉशिंगटन में जस्ट बिफोर नवंबर, बिफोर ट्रम्प गोज फॉर द जनरल इलेक्शंस. उसके पहले आपस में बातचीत हुई है रिगार्डिंग शेयरिंग ऑफ साइबर वेपन्स एंड एथलीट्स एंड ऑल्सो एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज के बारे में बात हुई है. इजिप्ट वो पहला अरब कंट्री था जिसने इजराइल के साथ पीस किया by signing a treaty in 1979 and fully withdrawing from the Sinai Peninsula. इजराइल ने फुल विड्रॉ किया था. उसके बाद जॉर्डन ने 15 साल पहले ये किया था ओवर द इंटरिम एग्रीमेंट ओवर द वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप. फिर मॉरिशियाना ने डिप्लोमेटिक टाइज किए थे इजराइल के साथ 1999 में, बट ये डील उन्होंने फ्रीज कर दी थी 2009 में. तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द साइनिंग ऑफ द इब्राहिम अकॉर्ड. उसके बाद हम चर्चा करते हैं इंडिया और वियतनाम की मीटिंग की. ये इंडिया और वियतनाम की 17th मीटिंग है. ये बायलैटरल जॉइंट कमीशन है टू डिस्कस ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज. ये इवेंट होल्ड किया एस जयशंकर ने, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, और वियतनाम के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर पा बिन मीन ने वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस. ये इंपॉर्टेंट इसलिए इस समय हो रहा है क्योंकि साउथ चाइना सी में चाइना और वियतनाम की लड़ाई हो रही है और इंडिया ने बड़ी ही समझदारी से इस लड़ाई में बिना हिस्से लिए भी बाकी कंट्रीज को जैसे वियतनाम और फिलीपींस को सपोर्ट किया है. ऐसे इंडिया और वियतनाम के टाइज जवाहरलाल नेहरू के टाइम से है. 1954 में भी नेहरू वाज वन ऑफ द फर्स्ट विजिटर्स टू वियतनाम. इंडिया अभी लुक ईस्ट की पॉलिसी के साथ साथ वियतनाम के साथ इंक्रीजिंगली एंगेज कर रहा है. हमारा ओएनजीसी विदेश निगम जो है एनर्जी की खोज और एनर्जी प्रोडक्शन में वियतनाम के वाटर्स में साथ साथ काम कर रहा है. इंडिया हैज गिवन $100 million क्रेडिट टू वियतनाम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 12 हाई स्पीड पेट्रोल बोट्स, जो कि हमारी प्राइवेट सेक्टर की फर्म लार्सन एंड टूब्रो वियतनाम को बना के दे रही है. इसके अलावा भी इंडिया ने वियतनाम को 500 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है डिफेंस इक्विपमेंट बनाने के लिए एज ऑन डेट. इंडिया के लिए वियतनाम 18th लार्जेस्ट पार्टनर है और एशियान का 4th लार्जेस्ट पार्टनर है. फॉर वियतनाम इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड द 7th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंपोर्ट एंड द 9th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट ग्लोबली. अब हम आपसे जिक्र करते हैं मॉरिशस का, जहाँ पे कि एक एनवायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है. ये इस वजह से हुआ है क्योंकि इसके वाटर्स में यानी कि इंडियन ओशन में एक वेसल जो कि वहां के क्रीक से गिर के उसमें फ्यूल लीक होने लगा था. मॉरिशस प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जुगन्नाथ ने फ्रांस से हेल्प मांगी. जो फ्रेंच आइलैंड ऑफ रियूनियन है वो मॉरिशस के वाटर्स में इंडियन ओशन के पास सिचुएटेड है. फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने अपनी प्रॉमिस की हुई हेल्प भी उनको प्रोवाइड किया है. उनके जो डायरेक्टर ऑफ शिपिंग है एनियल डोनाट, उन्होंने इन्फॉर्म किया कि नेसेसरी इक्विपमेंट उनको ग्रीस प्रोवाइड कर रहा है फॉर द पंपिंग ऑफ फ्यूल. ऐसा मॉरिशस इज इक्विप्ड टू डील विद सच काइंड्स ऑफ इमरजेंसी. बट जहां पे के भी more than 10 million tons of fuel का लीकेज होता है तो मॉरिशस की इकोनॉमी is not competent to deal with it. Mauritius earns its maximum exchequer through tourism और 63 billion rupees, 1.6 billion dollars उसने earn किए हैं last year through only tourism. ये मेजर स्पिल है इंडियन ओशन में और इसको देखने की एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरत है. अगर आप भारत और मॉरिशस के रिलेशन पे ध्यान कीजिए तो अंडर द पॉलिसी ऑफ सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मॉरिशस गए और वहां पे उन्होंने प्रविंद जगन्नाथ के साथ एक सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग पोर्ट लुइस में इनॉग्रेट करी, जो इंडिया ने $28.12 मिलियन में विद इन करेक्ट टाइम इसको बिल्ड किया हुआ है.
अब हम आते हैं एक और एनवायरमेंटल एपिसोड में, जहाँ की जो डेथ वैली है कैलिफोर्निया मोजावे डेजर्ट में, वहां पे टेम्परेचर्स इस समय 54.4 सेल्सियस यानी कि 130 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुंच चुके हैं। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने टेम्परेचर्स की रिकॉर्डिंग किया है। उनके हिसाब से जो क्लाइमेट चेंज चल रहा है वर्ल्ड में, उसके चलते ग्लोबल टेम्परेचर्स यूरोप में, नॉर्दर्न स्पेन में हर जगह बढ़ रहे हैं। इन द मंथ ऑफ जुलाई व्हीट फील्ड्स जो फ्रांस की हैं उनमें आग लग चुकी है, और जो आर्कटिक सी आइस श्रिंक है वो सबसे ज्यादा लो रिकॉर्ड हुआ है जुलाई के महीने में। ये बढ़ते टेम्परेचर्स को देखकर लग रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग ऑल ओवर द प्लैनेट बढ़ चुकी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, जो कि अगेन रिलेटेड टू एनवायरमेंट है। इसमें जीलैंडिया कॉन्टिनेंट है। ये अबाउट 3500 फीट अंडर द साउथ पैसिफिक वेव्स के नीचे मिल रहा है। ये लॉस्ट 8th कॉन्टिनेंट आज की डेट पे माना जा रहा है। जीलैंडिया की खोज एक्चुअली 2017 में हुई थी, बट न्यूजीलैंड की रिसर्च टीम इस समय यहाँ पर मैपिंग कर रही है, और ऐसा कहा जाता है कि इस मैपिंग से ऑलमोस्ट ओशन की सारी फ्लोज अब मैप हो जाएंगी बाय 2030। इस मैप के दौरान हमें ये पता चलता है कि ये प्लैनेट यंगेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, थिनेस्ट है और मोस्ट सबमर्ज्ड कॉन्टिनेंट है। ऐसा कहते हैं कि जीलैंडा वाज फोर्स्ड अंडर द वेव सम 30 to 50 मिलियन ईयर्स, और ये जो गोंडवाना लैंड है, जो कि सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ पहले माने जाते थे कि वो एक साथ जुड़े हुए हैं, पर ये गोंडवाना लैंड से ब्रेक ऑफ हो गया टेक्टोनिक प्लेट में कॉल्ड द पैसिफिक प्लेट, और फिर धीमे धीमे करके ये सिंक करता गया। हालांकि एज ऑन डेट इसको हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि ये 8th कॉन्टिनेंट अर्थ का अब माना जा रहा है। अब हम आते हैं इंटरपोल इंटरनेशनल न्यूज में, यहाँ पे कि एक वारंट इशू हुआ है अगेंस्ट एमी मोदी, जो वाइफ है नीरव मोदी की। इनको पंजाब नेशनल बैंक के फ्रॉड में $2 बिलियन के फ्रॉड में इनको गिरफ्तार करने के लिए एक रेड वारंट इशू किया गया है। अलग अलग तरह के वारंट्स इशू होते हैं। इंटरपोल में 192 मेंबर्स हैं। इसका कॉन्सेप्ट 1914 में स्टार्ट हुआ, बट इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1923 एज द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन। Interpol as an organization came into being in 1956. इसके हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में लोकेटेड है, और इस समय इसके प्रेसिडेंट है योंग यांग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ कोरिया। इस तरह की नोटिसेस इंटरपोल इशू करती है। पहले तो है रेड नोटिस टू सीक द लोकेशन ऑफ द अरेस्टेड पर्सन, ब्लू नोटिस टू लोकेट, आइडेंटिफाई और ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन फॉर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, ग्रीन नोटिस to warn people about a person's criminal activity, yellow notice to locate a missing person, black notice to seek information about unidentified bodies, और orange notice जो warn करता है लोगों को about a person or an event which seems to represent an imminent threat and danger to other people's persons or property। उसके बाद हम अब बात करते हैं आपसे वैक्सीन की। तो वैक्सीन में सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि इस समय more than 100 countries all over the world are involved in making vaccine for COVID-19। अब COVID-19 की वैक्सीन में 2 लोगों का नाम आगे से आ रहा है। एक जो वैक्सीन बनाई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लोगों ने, और दूसरी जो बना रही है रशिया। तो पहले जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाई है विद एस्ट्राजेनेका, ये भी नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर है। इसको हम कहते हैं CHADO/1S वैक्सीन। ये यूके में अर्लीस्ट ट्रायल में बनाई जा रही है। इस समय ये फेज 2 में चल रही है। इसमें thousands of participants from South Africa, UK and Brazil are involved। इसको जो presence of protein triggers immune response in a body, ये इस प्रकार से काम करता है। जो कंपनी इसको फंड कर रही है वो है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, यानी कि बिल गेट्स का फाउंडेशन इसको फंड कर रहा है। दूसरी एक साइनोवैक है जो फेज 3 में चल रही है। ये चाइना की साइनोवैक बायोटेक लिमिटेड ने लॉन्च किया है ऑन 1620 पेशेंट्स इन इंडोनेशिया। इसको डेवलप कर रही है इंडोनेशिया की स्टेट ओन पियर बायो फार्मा,
जो कैंडिडेट है उसको हम कोरोना वैक कहते हैं, प्रीवियसली हम उसको पाइकोवैक कह रहे थे। ये इस समय ऑन ट्रायल स्टेज है ऑन 9000 पीपल इन ब्राजील। फिर हम आपसे बात करते हैं रशिया के कोविड-19 वैक्सीन की। ये वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री की वैक्सीन है जो ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है। इसको गमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया है। इसको स्पुतनिक 5 हम कह रहे हैं। ये भी एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है जो कॉमन कोल्ड के वायरस के द्वारा बनाई गई है। The vaccine makes use of weakened particles of the novel coronavirus to kickstart the body's immune system. According to Alexander Ginsberg, director of Gamaleya National Research Institute, the coronavirus particles in the vaccine cannot harm the body as they cannot multiply. इसके अगेंस्ट जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि इसको जो है बहुत ही कम 2 months के ही लिए ट्रायल पे रखा गया था और उसी के बाद इसको मार्केट में लाया गया है। इस वजह से ये बताया नहीं जा सकता कि ये कितना इफेक्टिव होगा। अब हम अपने देश में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में बात करते हैं जो कि जुलाई 5, 2013 में इम्प्लीमेंट किया गया है। इसको अभी अभी हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने बताया है कि आप यहाँ पर जो है यूनियन फूड मिनिस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट और टेरिटरीज पे कि जितने डिसेबल्ड लोग हैं वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत इन लोगों को भी राशन कार्ड प्रोवाइड किया जाए। आपको पता होना चाहिए कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज लॉन्च किया गया था जो कि माइग्रेंट लेबर्स के लिए लॉन्च किया गया था और ये 31 अगस्त 2020 को खत्म कर दिया गया। पर इसके तहत कहा जा रहा है कि डिसेबल्ड लोगों को अंत्योदय अन्न योजना में भी कवर किया जाए और उनको जितनी रिलीफ हो सके वो पुअरेस्ट ऑफ फैमिलीज को हाईली सब्सिडाइज्ड रेट पर प्रोवाइड किया जाए। अब हम बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में ऐसा कह रहे हैं कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस में 50% रिजर्वेशन ऑफ विमेन को प्रोवाइड किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1/3 ऑफ द सीट्स वर टू बी रिजर्व फॉर विमेन। बट हरियाणा के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि वो 50% रिजर्वेशन लाएंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में औरतों के लिए। इसी के साथ साथ उनको वो बेहतर साक्षरता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उनकी बढ़ाएंगे और उनको 2 व्हीलर प्रोवाइड करेंगे ताकि वो उनकी मोबिलिटी बढ़ाई जा सके। अभी तक जो 1/3 टोटल सीट्स हैं वो हमारी विमेन के लिए थी। उसमें से भी टोटल सीट्स में थोड़ा सा जो हिस्सा था वो रिजर्व फॉर विमेन और उसमें से भी 1/3 ऑफ द विमेन हैड टू बी फ्रॉम द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब। ऐसा कह रहे हैं 2018 की स्टडी ये बता रही है कि फीमेल सरपंचेस हैव रोज टू 41.5% इन द 2016 इलेक्शंस। और अब सरकार के इनिशिएटिव्स जो हो रहे हैं जैसे कि प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र बनाया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ट्रेनर स्टार्ट करे हैं फॉर इलेक्टेड विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से शोल्डर कर पाए। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो 2018 में लॉन्च किया गया है उसको भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से जोड़ा जा रहा है ताकि वो लोग साथ साथ मिलकर काम कर सके। हम नेक्स्ट इवेंट पर आते हैं। अरुणाचल प्रदेश ने डिमांड किया है कि वो अब 6th शेड्यूल के तहत लाया जाए। ये डिमांड है 2 autonomous council in Arunachal Pradesh for bringing the entire Arunachal Pradesh under the ambit of the 6th schedule of Article 371A of the Constitution। अभी अरुणाचल प्रदेश 5th शेड्यूल में आता है। 5th शेड्यूल में आने की वजह से कोई भी स्पेशल राइट वहां की इंडिजिनस कम्युनिटीज को नहीं प्रोवाइड की जाती है, जबकि अकॉर्डिंग टू द 6th शेड्यूल जो कि अरुणाचल प्रदेश की डिमांड है उसके तहत जो वहां के नेचुरल रिसोर्सेज है उनकी ट्राइब्स पर उनकी अपनी एक ओनरशिप हो जाएगी। अभी हमारे पास ये बताया जा रहा है कि जो 6th शेड्यूल के प्रोविजंस है वो ट्राइबल एरियाज आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में एप्लीकेबल है। एंड आर्टिकल 244 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 1949 ने पास किया था वो सेफगार्ड करता है राइट्स ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन की और फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स।
ये ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल गवर्नर बना सकता है और इसमें कुछ सीट्स रिजर्व्ड होती हैं जिसपे गवर्नर खुद अपने आप से मेंबर्स नॉमिनेट कर देता है। बाकी सारे जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्ट फ्रेंचाइज से वहां सिलेक्ट होते हैं। अगर हम करंट काउंसिल्स देखें तो आसाम का बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है। इसमें आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल एक एक्सेप्शन है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में और उसकी परसेंटेज ऑफ सीट्स कितनी रिजर्व्ड है थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन एंड थ्रू गवर्नर, उस पर आप ध्यान कीजिएगा। असम में एक बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है, एक कार्बी एंग्लो ऑटोनमस काउंसिल है और एक दिमाई हसाओ ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। इसके अलावा मेघालय में गैरो हिल्स ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, जंतिया हिल्स ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है और खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल माना जा रहा है। ऐसी ऑटोनमस काउंसिल अरुणाचल प्रदेश में प्रोवाइड करके उसको हम 6 शेड्यूल की प्रीव्यू में लाएंगे। अब हम बात करते हैं क्लॉज 6 की ऑफ द आसाम अकॉर्ड। आसाम अकॉर्ड 1985 में साइन हुआ था। क्लॉज 6 pertains to who the people of Assam are। इसमें एक कमेटी बिठाई गई है जस्टिस रिटायर्ड बीके शर्मा के अंडर, जिसने अपनी रिपोर्ट अभी चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल को सबमिट की है और उनके थ्रू वो होम मिनिस्टर अमित शाह के पास जाएगी। ये 25 फरवरी को कॉन्स्टिट्यूट की गई थी और रिपोर्ट अभी जाकर पूरी हुई है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज जो है वो है डेफिनेशन ऑफ असमीज पीपल, जो कि कह रहे हैं इट शुड इंक्लूड इंडिजिनस ट्राइब्स, अदर इंडिजिनस कम्युनिटीज ऑफ असम, all other citizens of India residing on or before 1st January 1951। जिनका मतलब इसके साथ और ये भी है कि जो माइग्रेट करे हैं आसाम में बिटवीन 1951 एंड 1971 वो असमीज पीपल के से अंडर क्लॉज 6 में इंक्लूड नहीं होंगे। The panel and other key recommendations include reservation 80 to 100% for the Assamese people। ये भी कहा जा रहा है कि 80 to 100% ग्रुप सी और ग्रुप बी जो गवर्नमेंट ऑफ जॉब्स है उसमें भी उनको लिया जाए। वहां की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो असमीज ही होनी चाहिए। एक अपर हाउस यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल भी आसाम के लिए बनाना चाहिए। कह रहे हैं कि जो लैंग्वेज है बाराक वैली की उसको भी असमीज लैंग्वेज की तरह मैंडेटरी एक प्रोविजन होना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट के सर्विसेज में लैंग्वेज असमीज लैंग्वेज का पेपर होना जरूरी है। अब हम आते हैं आज अपने लास्ट आइटम पर, जिसमें कहा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो सुसाइड केस है इट इज एन अबेटमेंट टू सुसाइड। इसकी एफआईआर उनके फादर ने रिया चक्रवर्ती के अगेंस्ट लॉन्च की है। इस एफआईआर में इंक्लूडेड है आईपीसी सेक्शन 341 पनिशमेंट ऑफ रॉन्ग रिस्ट्रेंट, 342 पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल कंफाइनमेंट, 380 theft in dwelling house, 406 punishment for criminal breach of trust and 420 cheating and dishonesty including inducing delivery of property। ऐसा माना जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से crores of rupees have been siphoned off, जिसकी की पूरी जिम्मेदारी रिया के ऊपर डाली जा रही है। अब अबेटमेंट टू सुसाइड कब लागू होता है? अबेटमेंट टू सुसाइड तब लागू होता है जब आप कहते हैं कि किसी पर्सन ने सुसाइड कमिट किया है। सेक्शन 305 अबेटमेंट टू सुसाइड ऑफ चाइल्ड और इंसेन पर्सन का है, जहां पे कहते हैं कि 18 ईयर्स के बिलो या कोई पागल आदमी वो सुसाइड कमिट करता है तो जो दूसरे लोग उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं उनको इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है फॉर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। इसकी एक्सेप्शन सिर्फ एक है, अमेंडमेंट जो 1983 में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में डाला गया था, जिसके अकॉर्डिंग एक हस्बैंड गिल्टी है अगर उसकी वाइफ कमिट करती है सुसाइड विद इन 7 years ऑफ मैरिज। ये अमेंडमेंट इसलिए किया गया था क्योंकि डाउरी केसेस बहुत ज्यादा राइज कर रहे थे। हम अपना अगस्त रिव्यू अब यहीं पर एंड करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जरूर जा करके व्यू करके अपने कमेंट्स दीजिए ताकि जो हम जुलाई का रिव्यू कर पाए वो हम इससे बेहतर कर पाए। ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों तरीके से किया जा रहा है। हम धीमे धीमे करके 2020 के सारे मंथ्स का रिव्यू आपके साथ पीडीएफ के साथ शेयर करके करेंगे ताकि आप अपने पूरे के पूरे जितनी भी आपके टॉपिक्स हैं वो पूरे तरह कवर हो जाएं और फिर इसके बाद जो है हम आपको बेहतर तरीके से बता पाए कि करंट इवेंट्स कैसे चल रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।